असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से उनके एक फैसले की वजह से विपक्ष को जबरदस्त मिर्ची लगी है। दरअसल असम में बाल विवाह के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर राज्य में हड़कंप भी मचा हुआ है। पुलिस बाल विवाह कराने वालों को गिरफ्तार करने में जुटी है। ये एक्शन राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के आदेश पर हो रहा है, लेकिन इस एक्शन से विपक्ष और मौलानाओं की बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि शर्मा मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल बाल विवाह के खिलाफ अभियान के तहत पूरे राज्य में 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 50 से भी ज्यादा काजी और पुजारी समेत कुल 2100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसे बाल विवाह के खिलाफ राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि शादी ब्याह 18 साल से पहले नहीं हो, हम लीग के पक्ष में हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है जो सरकार कर रही है। ये बिल्कुल मुस्लिम मुखालिफ है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने यह भी कहा है कि इसके तहत गिरफ्तार लोगों में 90% मुसलमान ही होंगे। इसके अलावा मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर बंटवारा करने का आरोप भी लगाया है। मौलाना अजमल ने यह कहा कि इलेक्शन सामने आ रहा है, बीजेपी शासित जितने राज्य हैं उन सब में कुछ न कुछ गुल खिलाए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश की जाएगी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आगे कहा कि हम खुद इसके खिलाफ हैं कि 18 साल से पहले शादी ना हो, लेकिन इसके लिए आप लोगों को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, ये मुनासिब नहीं है। इसके साथ ही अजमल ने यह भी कहा कि सरकार ने पहले जागरूकता अभियान क्यों नहीं शुरू किया, सीधे जेल भरों के शुरू कर दिया। अजमल ने कहा कि हमारे सीएम कभी कभी ख्वाब देखते हैं कि बहुत दिन हो गए मुसलमानों को नहीं सताया, फिर वो जागते हैं और नई नई योजनाएं बना देते हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी जबरदस्त मिर्ची लगी है। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि असम में बीजेपी की सरकार है और ये फेलियर सरकार है। ये स्कूल नहीं खोलने पर मदरसों को तोड़ते हैं। उन्होंने वहां बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर कहा कि जिनकी शादी हुई उनकी देखभाल कौन करेगा, लड़की का क्या कसूर है। बता दें आपको कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर बाल विवाह करने वाले पतियों के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाया गया है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बाल विवाह के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर विपक्ष तिलमिला गया है। विपक्षी सांसद असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल को इस कार्रवाई में हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मंत्री आजम खान के बुरे दिन चल रहे हैं। सपा सरकार में आजम खान की तूती बोलती थी, लेकिन आज आजम खान की ऐसी स्थिति हो गई है जिसकी कल्पना उन्होंने सपनों में भी नहीं की होगी। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से ही आजम खान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आजम खान जेल की हवा भी खा चुके हैं और उनकी विधायकी भी जा चुकी है। वहीं अब योगी सरकार ने आजम खान को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल योगी कैबिनेट ने रामपुर में स्थित आजम खान की अध्यक्षता वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को शोध संस्थान के लिए दी गई 3.4 एकड़ जमीन की लीज को कैंसिल कर दिया है। ये कार्रवाई लीज को लेकर परिस्थितियों के उल्लंघन पर की गई है। सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि आजम के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए ट्रस्ट बनाने के लिए जमीन को लीज पर दिया गया था, लेकिन पाया गया है कि उस जगह पर स्कूल चल रहा है। ये लीज 2013 से 14 के समय साइन भी की गई थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में थी। ये लीज करीब 30 साल के समय के लिए 100 रुपए सालाना की दर पर दी गई थी। उन्होंने कहा, हमें ये शिकायत मिली कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के बजाय यहाँ पर स्कूल चल रहा है, जिसके लिए जमीन लीज पर दी गई थी। इस संबंध में जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई है और साथ ही जांच के लिए SIT का गठन भी किया गया है। रिपोर्ट और निष्कर्ष के आधार पर ही कैबिनेट ने लीज को कैंसिल करने का फैसला किया है। वहां पर कंडीशन के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई है। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ऑफिस में इस बात की पुष्टि हुई है कि लीज के कैंसिल होने के बाद से जमीन अपने आप ही सरकार के पास चली जाएगी। हालांकि जमीन पर अधिकार कुछ दिनों के बाद दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी स्कूल का सेशन चल रहा है। स्कूल प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि बिना बच्चों के शेड्यूल को डिस्टर्ब किए हुए ही स्कूल परिसर को खाली किया जाए। आजम खान पर बड़ा आरोप है कि जौहर ट्रस्ट के पास जो जमीन उपलब्ध है वो ट्रस्ट के लोगों को कब्जाई गई है। आजम खान पर इस बाबत कई मुकदमे भी दर्ज हैं और कि उन्होंने कमजोर मजलूम लोगों की जमीन हड़प ली है। अभी तो आजम खान अपनी गई विधायकी का गम भी नहीं भूले थे, तब तक सरकार की तरफ से एक और झटका उन्हें मिल चुका है।
कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के नेता एक एक कर इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं और जो नेता पार्टी में हैं, उनमें से कई नेता भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं। दरअसल ईडी ने शारदा चिटफंड मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के बाद चिदम्बरम परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चिदम्बरम परिवार को आड़े हाथों ले लिया। आपको बता दें कि ईडी ने शारदा चिटफंड मामले में पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम, माकपा के पूर्व विधायक देवेंद्र नाथ बिस्वास और असम के पूर्व मंत्री दिवंगत अंजन दत्ता के स्वामित्व में रही एक कंपनी जैसे लाभार्थियों की 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में ये कहा कि धन शोधन निवारण करने की अस्थायी आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि शारदा चिटफंड घोटाले में करोड़ों और लाखों रुपए का फ्रॉड किया गया था। धन शोधन का मामला 2013 तक पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में शारदा समूह द्वारा कथित चिटफंड घोटाले से संबंधित है। समूह की कंपनी द्वारा जुटाए गए कुल धन की मात्रा लगभग 2459 करोड़ रुपए है, जिसमें जमाकर्ताओं का अब तक का ब्याज राशि को छोड़कर लगभग 1983 करोड़ रुपए का बकाया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले में अब तक करीब 600 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुका है। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर तंज कसते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि चिदम्बरम के परिवार का तिहाड़ में एक पारिवारिक मिलन होगा। वहीं स्वामी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा कि आपके कारण यह संगम हो पाएगा स्वामी जी। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि तिहाड़ में एक उत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसमें सत्येंद्र आयोजित करेंगे। इसके अलावा भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि इस घोटाले के सामने आने के बाद से शारदा समूह द्वारा धन के गमन की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक जांच आयोग का गठन किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए का राहत कोष भी दिया गया था ताकि कम आय वाले निवेशक दिवालिया ना हो। केंद्र सरकार के आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने भी अलग से घोटाले के मामले में जांच शुरू कर दी है। मई 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शारदा घोटाले और अन्य पोंजी स्कीम घोटालों की सभी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस पूरे मामले में फिर से कांग्रेस मुसीबत में फंस सकती है क्योंकि इस घोटाले का संबंध कांग्रेस विरुद्ध यूपीए सरकार से भी जुड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोल लगातार खुल रही है। दिल्ली की जनता के सामने उनकी सच्चाई सामने आ रही है। दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़ी हुई ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है क्योंकि ईडी के हाथ बड़ा सबूत लगा है, जिससे आने वाले समय में इस मामले को कार्रवाई तेज हो गई है। पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में नाम आने से दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हल्ला बोलते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल में नैतिकता हो तो मदन लाल खुराना ने 1995 में आरोप लगने पर जो नैतिकता दिखाई थी उसका अनुसरण करते हुए वो ईडी की चार्जशीट में अपना नाम आने पर इस्तीफा दें। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदुड़ी ने ये कहा कि भाजपा शुरू से कहती रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार के शराब घोटाले को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है और अब तो ईडी चार्जशीट ने हमारे आरोप की पुष्टि भी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कल कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की, इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी आया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले के पैसों का गलत इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार में किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर ने आम आदमी पार्टी की ओर से वाईएसआरसीपी के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मंगुटा, अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर पी शरत चंद्र रेड्डी, तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता कलवनकुंतला के एक ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बोनपल्ली ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलकर पैसे ट्रांसफर कराए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि हमने ईडी की दूसरी चार्जशीट भी देखी है। कोर्ट का मानना है कि मामले में आगे बढ़ा जाना चाहिए। ईडी की चार्जशीट में लगे आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में ईडी ने 5000 चार्जशीट दायर की होंगी, उनमें से कितनों को सजा हुई। ईडी के मामले फर्जी हैं।
अरविंद केजरीवाल कब तक बचेंगे और अपने नेताओं को कब तक बचा पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस एक एक कर अपने बड़े नेताओं से हाथ धोती चली जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पार्टी में अब भी अपनी गुटबाजी चरम पर है। वहीं इस बार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस छोड़ चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने कांग्रेस आलाकमान को करारा जवाब दिया है। दरअसल कैप्टन की पत्नी परनीत कौर ने कांग्रेस के नोटिस का जवाब दिया है। पटियाला से सांसद परनीत कौर ने कहा कि कांग्रेस मेरे खिलाफ जो भी एक्शन लेना चाहे उसका स्वागत है। मैंने हमेशा से ही अपनी पार्टी और लोगों के लिए काम करने की कोशिश की है। परनीत कौर ने कहा कि जिस जनता ने मुझे बार बार चुना है, मैं उनकी सेवा करती रहूंगी और ये मेरी ताकत है। आपको बता दें कि बीते दिन सांसद परनीत कौर को कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया था और उनसे पूछा गया था कि वो 3 दिन के अंदर ये जवाब दे कि आखिर उनको पार्टी से क्यों न निकाला जाए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने सांसद परनीत कौर के खिलाफ कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी को शिकायत दी थी कि वो पंजाब में बीजेपी की मदद करने के मकसद से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। परनीत कौर को पार्टी से निलंबित करके उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था। आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और कांग्रेस सांसद परनीत कौर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री थी। कौर कांग्रेस में काफी एक्टिव रही हैं, लेकिन उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद वो कांग्रेस के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुए हैं। साल 2022 से पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला किया था, जिसके बाद चिरंजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले अपनी पार्टी बनाई और फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से निलंबित किए जाने के बाद अब कैप्टन की पत्नी और पटियाला से सांसद परनीत कौर भी बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। हालांकि इस तरह की चर्चाएं तभी जोर पकड़ती हैं जब उनके पति पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बेटी जयनंद कौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पटियाला में होने वाली रैली में भी परनीत कौर के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बाद में ये रैली भी रद्द हो गई थी। अब देखना यह है कि पंजाब में नाराज होते दिग्गज नेताओं के बीच कांग्रेस अपनी सियासी जमीन किस तरह बचाए रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।